खास टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बदायूं से है। आपको बता दें, खबर बदायूं के मूसा झाग से निकलकर सामने आई है, जहां पर थाना क्षेत्र के ग्राम सैजनी स्थित एचपीसीएल प्लांट में प्रबंधक सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेहद दुखद और शर्मनाक घटना सामने आई है। और आपको बता दें कि दिन के उजाले में औद्योगिक परिसर के अंदर ऐसी वारदात होना साफ दिखाता है उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। सरकार की कानून व्यवस्था के दावे कितने खोखले साबित हो रहे हैं। रोती बिलखती मां रो रो के कह रही है, प्रशासन से मदद मांगी थी, बेटे की ने मेरे जान जाने का खतरा है, लेकिन प्रशासन ने कोई भी मदद नहीं की। उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन तुरंत जवाब दे, दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर में अलविदा की नमाज के साथ पढ़ी गई दुआ। आपको बता दें, कानपुर स्थित ग्वाल टोली मकबरा में अलविदा की नमाज अदा की गई, और जिसमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सलामती और जंग में ईरान की जीत के लिए दुआ मांगी गई। इस अवसर पर शिया समुदाय की बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लिया। मौलाना इंतखाब अलम काजमी ने बताया है, आज अलविदा की नमाज अदा की गई। अगले जुमे से पहले चांद दिखाई नहीं देता है, तो अगले शुक्रवार फिर से अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। उन्होंने कहा है कि ईरान हमेशा से दुनिया में अमन और शांति की बात करता रहा है, इसलिए आज ईरान की जीत की कामना करते हुए दुआ की गई। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे शिया समुदाय के परवरदिगार से ईरान की कामयाबी के लिए दुआ मांगी गई है। जुम्मतुल विदा के माह रमज़ान की जो है वो आखिरी जुमा अभी ये था, और आखिरी जुमा हो सकता है चांद पे है, आखिरी जुमा अगले जुमे को पढ़े। और इस जुम्मतुल विदा के दिन हम लोगों ने जो है खासकर लोगों के लिए दुआ की और अपने देश के लिए दुआ की, ताकि जो देश में अमन अमान बाकी रहे। और ख़ासकर जो है वो ईरान और अमेरिका और इसराइल की जो जंग चल रही है, हम लोगों ने ईरान की कामयाबी के लिए दुआ की है, इसलिए कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो इंसानियत के लिए पूरी दुनिया के लिए काम करता है। और यही मुल्क में जो है ऐसा कानून है कि वहाँ की जितनी भी जनता है ईरान की, वो अपने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर ही नहीं सकती, इसलिए कि वहाँ इंसानियत का कानून बना है और वहाँ की जनता ईरान के साथ खड़ी है। और यहाँ के शियों ने खासकर ईरान के लिए दुआ की है कि परवरदिगार ईरान को इस जंग में कामयाबी अता करे। ये बताइए, जिस प्रकार से उनके बेटों को सुप्रीम लीडर बनाया गया है, उनके लिए भी आप लोगों ने क्या दुआ प्रार्थना करी है? जी, उनकी सलामती के लिए हम लोगों ने दुआ की कि उनको जो है वो जिंदगी दे परवरदिगार, इसलिए कि वो कैसे लीडर हैं और अपने बाप के साथ उन्होंने काम किया है, उनको सारी चीज़ें मालूम है कि देश कैसे तरक्की करेगा, इसीलिए उनको जो है वो लीडर बनाया गया है, रहबर बनाया गया है, और वो अपने वालिद की मोहतरम के रास्ते पर चल के वो ईरान के लिए काम करेंगे। आगे चल के भी आप लोग कुछ आगे देखें, दुआ करते हैं? हम खाली दुआ करेंगे, अभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, खाली हम लोग दुआ करेंगे ईरान को कामयाबी दे, इसलिए कि यहाँ के जितने भी इंडिया के शिया हैं, और हमारा देश इंडिया है, लेकिन हमारी रूह, हमारी आत्मा, हमारा मजहब ईरान से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग जो है वो अपने मजहब के लिए वहाँ के लिए दुआ करते हैं, और हम इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जहाँ जिस्म की जरूरत होगी। नहीं, आज तो जुमे का दिन था, और जुमे वाला दिन जानते हैं ये दुआ के लिए होता है। हमें बताया, हमने हमेशा हम लोग मजलूम के लिए दुआ करते रहते हैं। दुनिया में जहाँ भी मजलूम है, कोई भी हो मजलूम परेशान, उसके लिए हमारी दुआ रहती है। और जुमे का दिन खास करके लिए दुआ के लिए परवरदिगार आलम ने कहा भी है कुरान मजीद में, ये दुआ का दिन है, आप दुआ करो मजलूम के फेवर में। तो दुनिया में जहाँ भी मजलूम है ना, उन सब के लिए हम लोग दुआ करते रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान की तो ये शान है कि ये हिंदुस्तानी बंदा जो है वो दुनिया में किसी कोई भी परेशान हो, कोई भी कैसा हो, हम उसके लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं। आपने दुआ में ये भी कहा है अमेरिका और इजराइल को नाबूद करने क्या है? अमेरिका और इस्राइल जो जालिम है ना दुनिया में, हम उसके लिए हमेशा कहते रहते हैं, जो जालिम है वो हमेशा बर्बादी रहेगा। जालिम दुनिया में कभी पनप नहीं पाता, उसका थोड़ा पीरियड होता है, वो इतराता है उस जमाने उतने पीरियड में कि हम बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन जालिम के लिए कोई वक्त नहीं है। हम हमेशा जो है मजलूम के फेवर में दुआ ही करते रहेंगे। जैसे कि अभी खेमनाई साहब के लिए आप लोगों ने दुआ करी और उनके बेटे को सुप्रीम लीडर बना गया, उनके लिए भी आप लोगों ने क्या प्रार्थना करी है? हाँ, क्यों नहीं, जो क्योंकि मजलूम है,
उनके बाप को मार दिया गया और इतने बच्चों को मार दिया गया, अस्पतालों पे बमबारी हो रही है। और इसराइल देख लें आप, फिलिस्तीन में कितने बच्चों को शहीद किया गया और यहाँ पर 185 बच्चों को शहीद किया गया। तो हम लोग तो उनके लिए दुआ करते हैं, मजलूम जो भी है कायनात में, सबके लिए हमारी तरफ से दुआ। आज के जुमे के दिन हम सबसे कहना चाहेंगे आप सब भी दुआ करें, जो मजलूम है कायनात में उन सब के लिए दुनिया में संदेश जाना चाहिए हमारी तरफ से सबके लिए कि सब आबाद रहें, सब खुश रहें, सब सदा हमेशा बोलचाल भाईचारा सब में बना रहे। खबर बहराइच से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 40 छात्राओं का दल हुआ भोपाल रवाना। शुक्रवार को शहर स्थित पीएम श्री जीजीआईसी में पीएम श्री योजना के अंतर्गत आउट ऑफ स्टेट्स एक्सपोजर विजिट के अंतर्गत 13 से 17 मार्च से 5 दिवसीय एक्सपोजर विजिट 2026 हेतु पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बहराइच की 40 छात्राओं के दल को विद्यालय से जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वनन हरि ने झंडी दिखाकर रवाना किया। और साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य मधु यादव ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण के लिए नोडल प्रभारी दीपिका चौरसिया व सह नोडल प्रभारी ममता यादव को नामित किया गया, जिनकी देखरेख में छात्राओं को इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एनवायरमेंटल हेल्थ भोपाल व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च भोपाल सम्मिलित हैं। खबर बदायूं से है, जहां पर समाजवादी पार्टी क्षेत्र सभा के बदायूं से सांसद आदित्य अपने संसदीय क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वह विभिन्न गांव व कस्बों में क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। साढ़े 6 बजे सांसद हजरत सुल्तान आरफीन बड़े सरकार के उर्स मुबारक के अवसर पर आयोजित रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शिरकत करें तथा हजरत सुल्तान आरफीन बड़े सरकार पर चादरपोशी करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, इसके पश्चात प्रातः 11 बजे प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम बदायूं में आयोजित बहुजन नायक मान्यवर काशी राम जी की 92वीं जयंती के अवसर पर होने वाले बहुजन दिवस पीडीए दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी हूं। सुबह 3 बजे सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि एक बदमाश के पैर में गोली लगने की वजह से जबकि दूसरे साथी को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। सुबह 3 बजे ये मुठभेड़ जोगिया थाना क्षेत्र के सनई शोहरतगढ़ मार्ग पर पतसिया के पास हुई है। मुठभेड़ में घायल बदमाश अंकुर कुमार सिंह बिहार के वैशाली और उसका साथी विजय सिंह छपरा बिहार का रहने वाला है। इस मुठभेड़ को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के साड़ी तिराहे पर पुलिस संदिग्ध तलाशी अभियान चलाकर चेकिंग कर रही थी। इसी बीच नौगढ़ की तरफ से इनोवा गाड़ी बिना नंबर की आती दिखाई दी। इसमें 2 लोग सवार थे। पुलिस चेकिंग देख वह गाड़ी डिवाइडर से टकराकर भगाने लगे। उसे भागता देख मौके पर मौजूद पुलिस ने नियंत्रण कक्ष को सूचना दी और साथ ही जोगिया शोहरतगढ़ सदर थाना और एसओजी की टीम ने वहां पर घेराबंदी की है। मुठभेड़ हुई। बारह बटे 13 मार्च की रात में थाना क्षेत्र जोगिया में एक पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बिना नंबर की इनोवा गाड़ी से 2 अपराधी जरिए मुखबिर चेकिंग के दौरान, एक संयुक्त टीम थी एसओजी की, थाना सदर की, जोगिया की और शोहरतगढ़ की, और जब इस गाड़ी को रोका गया तो इसमें जो बैठे बदमाश थे उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। फायरिंग की गई पुलिस के ऊपर, जिसमें एसओजी की गाड़ी में एक गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायर किया, जो एक अपराधी की टांग पर लगा, जिसका इलाज अभी जिला अस्पताल में चल रहा है। और बाकी की जब आगे जांच की गई तो पता चला कि जो 22 फरवरी को एक सदर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें नागेंद्र गुप्ता जो कि एक इनोवा गाड़ी चलाते थे और यही 2 लोगों ने उनकी इनोवा गाड़ी किराए पर ली और कहा कि हमें बिहार जाना है, और ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं। और उसके बाद बिहार जाके थाना गोपालगंज, जिला गोपालगंज में जो थावे थाना है, वहाँ जाके इन्होंने नागेंद्र गुप्ता को जहरीली किसी पदार्थ से बेहोश कर दिया और उसके बाद उनकी इनोवा गाड़ी चोरी कर ली, उसको लेके भाग गए और इनको मूर्छित अवस्था में छोड़ गए। जब उनके परिवारजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तो उस पर मुकदमा अपराध संख्या 45/2026 थाना कोतवाली में पंजीकृत कराया गया था और 3 टीमें इसके अनावरण के लिए लगाई गई थी। अच्छी बात ये थी कि नागेंद्र गुप्ता की जान बच गई और उनको समय पर इलाज मिल गया, पुलिस ने उनको बरामद कर लिया था। उसके बाद कल की इस मुठभेड़ में जो 2 इसके
मुकदमे के आरोपी थे, जिनका नाम है अंकित कुमार पुत्र राम नरेश सिंह। ये रहने वाले ग्राम भरतपुर, थाना महुआ, जिला वैशाली, बिहार, उम्र 27 वर्ष। और दूसरा अपराधी विजय सिंह पुत्र रामजी सिंह, निवासी ग्राम आमी, थाना अवतार नगर, जिला सारण, छपरा, ये बिहार का, ये 36 साल का है। अभी तक की छानबीन में जो अंकित है, जिसके टांग में गोली लगी है, उसके ऊपर 4 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं, जिसमें देवरिया में और जीआरपी गोरखपुर में मुकदमे हैं। और बाकी अभी दोनों के विरुद्ध और भी मुकदमे होने का शक है, बिहार में भी और बाकी जगह पे भी। इनके द्वारा कबूला गया है कि ऐसी घटनाएं पहले ट्रेन में भी करते आए हैं, जहर खुरानी की, और ये घटना भी इनके द्वारा की गई थी। और ये कल रात को इनोवा गाड़ी जो चोरी की गई थी इस घटना में, उसको लेके नेपाल भागने की फिराक में थे। जो टीम जिन्होंने सफल बरामदगी की है इनोवा की, इनके पास से मोबाइल और नकदी भी बरामद हुआ है और दोनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी टीम को हमारी तरफ से 25,000 का इनाम भी दिया जा रहा है। धन्यवाद। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों की वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, खबर बदायूं से है, जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं को शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु दिए गए ज्ञापन के क्रम में आज टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले राष्ट्रीय सचिव संजीव शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिसमें शिक्षकों के कार्यालय स्तर पर लंबित ऑनलाइन चयन और साथ ही वेतनमान स्वीकृत हर और एक ही पद पर 22 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक शिक्षिकाओं की वरीयता सूची निर्गत करने और सत्र 26-27 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय तक पहुंचाने, खंड शिक्षा अधिकारी सहजवान द्वारा दी जा रही अनियमितताओं के चलते ठोस कार्रवाई करने, शिक्षकों की किसी कारण अनुपस्थिति और 1 दिवस के आधे वेतन को बहाल करने, शिक्षणोत्तर कर्मचारी की कई माह की लंबित ACP स्वीकृत कराने के निर्गत निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर श्री पंकज कुमार त्यागी के निकट पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष श्री विकास कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना सैद नगली पुलिस द्वारा दिनांक 12/3/2026 को अभियुक्त प्रमोद पुत्र राम प्रकाश निवासी मोहल्ला वाल्मीकि कस्बा उझारी को सैद नगली जनपद अमरोहा एक तमंचा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर थाना सैद नगली पर मुकदमा अपराध संख्या 73/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। खबर बहराइच से है, जहां करंट की लगने की वजह से संविदा कर्मी की मौत हो गई है। बहराइच जिले में बिजली विभाग के एक संविदा कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। मामला गर्मा गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया, जिससे घंटों तक यातायात बाधित रहा। क्या है पूरा मामला? जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग का एक कर्मचारी पोल पर तार जोड़ रहा था, तभी अचानक वहां हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। आनंद फानन में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे ने परिवार में कोहराम मचा दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ फूटा गुस्सा। मृतक के परिजनों का आरोप है वे पिछले 24 घंटे से FIR दर्ज करने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। क्या है आपका? क्या है मामला? क्या हुआ है? हमारे संधि का करंट लगा है, और फिर जय साहब ने ला करके को सूचना नहीं किया है। जय साहब ला करके एडमिट किया है सरकारी इसके बाद घर को सूचित भी नहीं किया गया है। इधर उधर से खबर मिली है, हुआ क्या है तब तक वो यहाँ से एडमिट हो गई थी। उसे डॉक्टर भी नहीं दिया वो डुबा कर डॉक्टर ने नहीं दिया। कहा हम कागज बना रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं जय साहब पर कंप्लेन हो, फिर डॉक्टर साहब पर हो, उसका समाधान हो। क्या नाम था उनका लाइनमैन का? नाम क्या? कहाँ पर काम कर रहे थे जब करंट लगा है? कहाँ पर काम कर रहे थे?
खबर बहराइच से है, जहां पर खेत से वापस आ रहे युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस देर शाम एक युवक अपने खेत की तरफ से वापस आ रहा था, तभी अचानक तेंदुए ने उसे घात लगाकर हमला कर दिया। उस पर तेंदुए के हमले से युवक के सिर पर काफी जख्म आए हैं। युवक ने संघर्ष कर अपनी जान बचाई है। शोरगुल कर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने हाका लगाकर तेंदुए को भगाया है। युवक को प्राथमिक उपचार के लिए सुजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। पूरा मामला बहराइच जनपद के कतरनिया घाट वाणिज्य प्रभाग के निशान गाड़ा रेंज के आजमगढ़ पुरवा गांव का है, जहां पर बीते दिन आपको बता दें कि दिनों से हमले के 2 बार बालक की मौत हो गई थी, जिसके बाद यहां पर पिंजरा भी लगाया गया था। बताया जा रहा है कि गांव के ही लखंदर पुत्र राजदेव अपने खेत से वापस आ रहे थे। इसी दौरान पिंजरे के समीप मौजूद तेंदुए ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। नाम है आपका? अनिल। कहाँ रहते हैं? अजमपुरवा। ये जो तेंदुए के हमले की घटना हुई है, कैसे क्या हुआ था, कौन घायल हुआ है? लखंदर। और पिता के नाम क्या है इनका? राजदेव। अच्छा, तो क्या हुआ था, पूरी चीज़ बताइए। पिछड़े के बगल में ही था तेंदुआ। पिछड़े के पास ही से निकला, सामने पड़ गए, इनके ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, कहाँ कहाँ जख्म आए हैं? सर में जख्म आया। सर में? तो कहाँ, ये सुजौली आए हुए थे आप? सुजौली आए। कहाँ भेजा गया इलाज के लिए? अच्छा, उधर तो एक तेंदुआ पकड़ा भी गया था ना, भट्टा में पकड़ा गया था। तो आपकी तरफ फिर से यानी तेंदुए का हमला आतंक चालू हो गया है? दोबारा हुआ है। वही बच्ची है, शेरनी है जो बच्चा। अच्छा, तो यानी वन विभाग की टीम क्या मौके पर पहुंची है गांव में? गांव में रोड पे थे, यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ मौके पर भी नहीं आए। क्या नाम है आपका? अमृतपाल सिंह। ये जो घटना हुई है किसके साथ में आज हुई है? आज ये लखंदर पुत्र राजदेव थे जी। तो वहीं जहाँ पे 7 साल की बच्ची को मारा है, तो वहीं से अपने द्वार पे जा रहे थे और इतने में कहीं आवाज खट से बता रहे, मैंने सुना था अभी गांव वालों के मुंह से, तो पिंजरे में निकला था, गेट नहीं बंद हुआ कि वहीं से आके, मतलब पिंजरे के पास से ही आके, यानी पिंजरा लगा हुआ है, लगा हुआ था, वहीं से आके उसने हमला किया है। अब पता नहीं अंदर से निकल के किया है, बाहर से निकल के किया है। तो मतलब वहीं से आके जहाँ पिंजरा था वहीं से एकदम से जो है आके इसके मतलब पहले तो पिंजरे की तरफ गया है, अचानक से इस पे हमला कर दिया। इसके सर में काफी चोटें आई हैं। चोट ज्यादा आई है? हाँ, चोट काफी है। अच्छा, देखा गया था। कितने बजे की लगभग घटना होगी? 7-7:15 बजे की घटना थी और तुरंत जैसे खबर मिली तो हम सब गांव वाले इकट्ठा हुए, तो लेके CSC हॉस्पिटल आया, तो प्रथम फर्स्ट एड करा के अभी भिगुआ के लिए रेफर कर दिया गया है। महोबा से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला निकलकर सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। महोबा में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का सनसनीखेज मामला कुलपहाड़ तहसील के चमरुआ गांव में एक मकान के अंदर अवैध रूप से आधा सैकड़ा इंडियन गैस सिलेंडर डंप किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरान इजरायल युद्ध के बीच गैस की कमी की अफवाह का फायदा उठाकर सिलेंडरों के अवैध भंडारण पर प्रशासन की सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े। महोबा जनपद के कुलपहाड़ तहसील के चमरुआ गांव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा और साथ ही एक मोबाइल वीडियो में गैस वितरण प्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक पिकअप गाड़ी जिसका नंबर UP 95804549 है, उसे गैस के भरे हुए सिलेंडर उतारे जा रहे हैं। 3 युवक फुर्ती के साथ आधा सैकड़ा यानी करीब 50 इंडियन गैस के सिलेंडर गाड़ी से उतारकर भीतर छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है कि कुलपहाड़ तहसील के चमरुआ गांव में कुछ LPG सिलेंडर को उतारते हुए दिखाया गया है। LPG सिलेंडर्स को उतारते हुए दिखाया गया है, तो इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए आपूर्ति निरीक्षक कुलपहाड़ को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकरण में जांच कर लें और कोई दोषी पाया जाता है अथवा अनियमितता सिद्ध होती है तो दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। किनको निर्देशित किया गया है? ये पूर्ति निरीक्षक कुलपहाड़ को निर्देशित किया गया। क्या लगता है सर, जिस तरह से ये सिलेंडर उतारे जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कहाँ ले आ रहा है? नहीं, इसका ये जो है ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि इसका अवैध भंडारण किया जा रहा था अथवा कालाबाजारी में प्रयोग के लिए ये वो किया जा रहा था। इसको जांच से स्पष्ट होगा ये। उत्तर प्रदेश
के जनपद अमरोहा के तहसील क्षेत्र मंडी धनौरा से स्थित बाबा हरदेव महादेव में एनएसएस कैंप का हुआ समापन। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के तहसील मंडी धनौरा स्थित बाबा हरदेव महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का समापन हुआ। आपको बता दें, इस दौरान स्वयं सेवकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ दीपिका राज ने जानकारी दी है कि वहां पर भ्रूण हत्या एवं जांच करना एक कानूनी अपराध है। उधर लवी चौहान ने जल संरक्षण के विषय में कहा कि जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ न करें। और स्वयं सेवक महाविशी ने पर्यावरण के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिससे भारत सरकार द्वारा पर्यावरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही वहां पर जनता द्वारा पर्यावरण को लेकर अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया गया। एक पेड़ धरती माँ के नाम अवश्य लगाएं, जिससे कि पर्यावरण साफ व शुद्ध रहे। उधर राणा प्रताप ने अहम जानकारी देते हुए बताया कि एनएसएस स्वयं से पहले अपनी और आपकी भव्यता, व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास, नागरिक जिम्मेदारी और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देती है। सामाजिक अपराध है जो घटते लिंगानुपात, सामाजिक असमानता और बेटा बेटी में भेदभाव के कारण होता है। इसे रोकने के लिए सख्त कानून पीसीपी एंड डीटी अधिनियम 1994 के तहत शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण, मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। भ्रूण हत्या न केवल एक लड़की के जीवन की समाप्त करता है, बल्कि ये हमारे भविष्य को भी नष्ट कर रहा है। हमें मिलकर एक ऐसा समाज निर्माण करना है जहाँ हर लड़की को जन्म देने का अधिकार हो, ताकि बेटियों को बोझ नहीं वरदान समझा जाए। Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Mahenish. I am student of BCom first semester. I am from Australia. जैसे कि आज मैं बात करने वाली हूँ महिला सशक्तिकरण पर। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और मजबूत बनाना है, ताकि वे अपने जीवन के फैसले खुद ले सके। इसका उद्देश्य सत्तात्मक दृष्टिकोण को बदलकर समानता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना है। यह शैक्षिक कौशल विकास और कानूनी अधिकारों के माध्यम से संभव है। इसी पर कुछ लाइनें हैं कि गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, अकेले ही सब पर भारी हूँ, तोड़कर हर पिंजरा जाने में कब उड़ जाऊंगी, चाहे लाख उछाले बंदिशें फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, अकेले ही सब पर भारी हूँ। I'm standard from BA Fiction. My topic is World Environmental Day. World Environmental Day is a celebrated on every year 5th June. This day means that we need to plant trees, reduce pollution, and plastic stop plastic of production and plastic our future. पर्यावरण की रक्षा में दीजिए योगदान, इसमें देश बढ़ेगा। पेड़ है हम तो हम हैं, हमारी सांसों का आधार है। पर्यावरण के रखवाले हैं हम, धरती का सबसे अनमोल उपहार है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। खबर महोबा से है, जहां पर महोबा में आय से अधिक संपत्ति पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। आपको बता दें, महोबा से आय से अधिक संपत्ति मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज। भ्रष्टाचार निवारण संगठन झांसी की कार्रवाई, शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज। आईपीएस मणिलाल पाटीदार प्रकरण की जांच, सामने में आई बड़ी कार्रवाई। जांच इंस्पेक्टर के पास 23.83 लाख रुपए से अधिक संपत्ति मिलने की पुष्टि हुई है। 2020 में महोबा में तैनात रहे निरीक्षक विपिन कुमार त्रिवेदी पर केस, एसीओ की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में आज कड़ी सुरक्षा के बीच भर्ती परीक्षा कराई गई। उन्नाव में आज कड़ी सुरक्षा के बीच उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा शुरू 14 और 15 मार्च को आयोजित हो रही। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस समक्षक पदों की भर्ती परीक्षा। जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की लगी है भीड़। केंद्र पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने को लेकर पूरी प्रशासन सतर्क रहा। जिलाधिकारी और अधीक्षक खुद व्यवस्थाओं पर नजर बनाए। केंद्र के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। अनावश्यक भीड़ पर रोक। प्रशासन ने कहा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से जांच और परीक्षा संपन्न कराई जाएगी।
खबर हरदोई से है, जहां पर छोटे भाई की पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाला जेठ गिरफ्तार। हरदोई के कचौना थाना क्षेत्र में छोटे भाई की पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाला जेठ को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी ने टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और 2 खोखा कारतूस बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक प्रतापपुर मजरा टिकरी गाँव निवासी राजकुमार का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान उसके छोटे भाई भी पत्नी मंजू 25 वर्षीय के बीच बचाव किया था। बताया गया कि 13 मार्च की शाम मंजू घर में खाना बना रही थी, तभी गुस्से में पहुंचे शाम मंजू पर घर में खाना बना रही थी, तभी गुस्से में पहुंचे राजकुमार ने तमंचे से उस पर फायर कर दिया। गोली मंजू की पीठ में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तुरंत सीएचसी कछौना लेकर पहुंचे हैं, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पति राम सेवक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके बाएं पैर में लगी। आपको बता दें कि उससे मुठभेड़ हुई है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक हरदोई अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सुठेहना फाटक की ओर लखनऊ भागने की फिराक में है और पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया, तो पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके बाएं पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 13 मार्च 2026 को थाना कछौना पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम प्रतापपुर मजरा टिकारी थाना कछौना निवासी मंजू देवी पत्नी राम सेवक को उनके जेठ राजकुमार पुत्र चेतराम द्वारा गोली मार दी गई। घायल अवस्था में मंजू देवी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं उनके निर्देशन में घटना के अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार करने हेतु अलग अलग टीमें गठित कर रवाना की गई थी। इसी क्रम में थाना कछौना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राजकुमार को पुलिस मुठभेड़ में सुठेना फाटक के पास कुछ दूरी पर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त राजकुमार के पास से एक तमंचा एवं कुछ खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। घायल राजकुमार को इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है एवं पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाती है। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश के पौराणिक महादेव वीरभद्र मंदिर में खुदाई के दौरान कई साल पुरानी मूर्तियां बरामद हुई है। मंदिर प्रबंधन ने मूर्तियों को अपने पास सुरक्षित रख लिया है और साथ ही अंदाजा इस बात का है कि ये मूर्तियां 1 शताब्दी पुरानी हो सकती है। दरअसल वीरभद्र महादेव मंदिर परिसर स्थित पीपल के पेड़ के क्षतिग्रस्त चबूतरे को ठीक करने के लिए नवनिर्माण का कार्य श्रद्धालुओं के द्वारा शुरू कर दिया गया। इस दौरान पीपल के पेड़ के चबूतरे को तोड़ने के बाद जब नींव रखी गई तो खुदाई भी शुरू हुई, जहाँ पुरातन समय की धार्मिक मूर्तियों को एक के बाद एक निकालना शुरू हो गई। यह नजारा देख लोग सदके में आ गए और उन्होंने इसे प्रभु का चमत्कार मानते हुए वीरभद्र मंदिर के जयकारे लगाए हैं। धीरे धीरे ये जानकारी पूरे क्षेत्र में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। लोग इन मूर्तियों को देखने के लिए मंदिर परिसर में पहुंचने लगे। महाराज जी, ये यहाँ पर पिपलेश्वर महादेव के पास खुदाई के दौरान कुछ मूर्तियाँ निकलने का दावा किया जा रहा है। कौन कार्य कर रहा था, क्या काम हो रहा था यहाँ? ये जो वीरभद्र महादेव हैं, यहाँ पे एक हमारे 2-4 भगत आते हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं, शाम को भी आते हैं, रात को भी आते हैं। उनके मन में आया कि भाई खंडर हो रखा है, थोड़ा अच्छा चौतरा बन जाए, मंदिर अच्छा बन जाए। तो उन्होंने हमसे बताया कि मैं तो आपकी आज्ञा हो तो हम इसको करवा दें, जीर्णोद्धार करवा दें। तो हमने भाई करो भाई, अच्छी बात है, होना चाहिए। फिर हमने भाई बोल दिया। फिर उन्होंने भगत आए थे, खुदाई में क्या बोलते हैं, मूर्ति निकला और भी सामान तो अपना सुरक्षित हमारे पहले भी हुआ था, अभी भी हमने वहाँ सुरक्षित मंदिर में रख दिया और अच्छा है, अच्छा होना चाहिए। अभी तक किस स्थिति में था ये जगह, के कैसे स्थिति में था है? ये देख लीजिए, इसी पूरा जर्जर पड़ा हुआ था, मिट्टी है, पत्थर है, पूरा साफ सुथरा हो जाए, चौतरा बन जाए, लोग बैठने के लायक हो जाए, बैठ के पूजा पाठ कर ले, ध्यान कर ले, साधना कर ले। कितनी मूर्तियाँ निकली? मूर्ति तो हमने गिने होंगे, आप देखे होंगे, 10-15 निकली होंगी मूर्ति। तो सब टुकड़े निकले हैं, तो साबुत मूर्ति निकला नहीं है। तो अभी क्या ये मूर्तियाँ यहाँ मंदिर परिसर में रहेंगी या कोई जैसे नहीं, मंदिर परिसर वाले आते हैं उनके द्वारा यहाँ पे कोई मंदिर परिसर नहीं रहेगा? ठीक है। कितनी गहराई खुदाई थी जिस दौरान ये मूर्ति निकली? गहराई तो कहाँ, 1 फुट गहराई कहाँ हुआ, तो ऊपर चौतरा खोदा हुआ है, देखिए। तो इतनी ही गहराई में हुआ है? हाँ, इतनी गहराई में।
कितनी गहराई में निकल गया? हाँ, गहराई तो हुआ नहीं, 1 फुट भी कहीं नहीं नीचे गया। आपके अनुमान से क्या लगता है कितनी पुरानी ये मूर्तियाँ हो सकती है? काफ़ी साल पुरानी। ये जो वीरभद्र महादेव थे यहाँ पे, जब दक्ष का सर काटे थे, महादेव ने प्रकट किया था, तो उसके बाद महादेव ने बोले कि आज से तुमको वीरभद्र महादेव के नाम से जाना जाएगा। और कोई भी दुखी या परेशानी कोई भी आपके पास आए अरदास लेके, तो उनका आप मनोकामना पूरा करोगे। अच्छा, क्या लगता है कि अभी जो ये मूर्तियाँ यहाँ से निकली हैं, तो ऐसा कुछ संभावना है कि इसमें और भी कुछ मूर्तियाँ वगैरह या कुछ ऐसा कुछ हो जो पुराने समय का निकल ही रहा है, तो और भी निकलेगा। मतलब कई सौ साल पुरानी हो सकती है? कई सौ साल पुरानी। और पहले भी ऐसे मूर्तियाँ निकलती हैं? पहले भी निकला। एम्स ऋषिकेश ने परिसर के अंदर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। संस्थान के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह द्वारा जारी नए सर्कुलर के अनुसार अब कैंपस में दोपहिया वाहन चलाने वालों को और साथ ही पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिए गए। संस्थान ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कैंपस के अंदर किसी भी वाहन की अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। बिना हेलमेट के किसी भी दोपहिया वाहन को संस्थान की मुख्य गेट से अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और इस संबंध में नोटिस भी मुख्य गेट पर चस्पा कर दिए गए हैं। सर्कुलर में चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के साक्ष्य जुटाकर पुलिस विभाग को भेजे जाएंगे ताकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सके। परमार्थ निकेतन के अंतर्गत वहां पर योगा फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने फूलमाला पहनाकर और ऋषिकेश कुमारों के पुष्प वर्षा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परमार्थ निकेतन के गंगा तट पर पहुंचे। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन के गंगा तट पर मां गंगा की भव्य आरती की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व, देश एवं प्रदेश में सुख, समृद्धि, शांति की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परमार्थ निकेतन में प्रत्येक वर्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती और मां गंगा के पावन सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव का शानदार आयोजन लगातार किया जाता है। देखिए, परमार्थ निकेतन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन करता है। पूज्य स्वामी चिदानंद जी के सानिध्य में, उनके आयोजन में, माँ गंगा के परम सानिध्य में यहाँ पर बहुत शानदार आयोजन होता है। दुनिया के अनेक देशों के लोग यहाँ आते हैं। सच में एक बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर स्वामी जी के संयोजन में होता है और मुझे भी अनेक कार्यक्रमों में यहाँ पर सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज की पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। आपको बता दें कि भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाते हुए 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस किए गए गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग और 1 युवक शामिल है। इस मामले में प्रशिक्षु एएसपी सयाम रजा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर इन लोगों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार अब्जूगंज के पास से महादेव कुमार नामक युवक के पास से 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है, जबकि 2 नाबालिग के पास से देसी कट्टा बरामद हुआ। इस छापेमारी अभियान में इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार, एसआई आशुतोष कुमार सहित अन्य पुलिस बल भी शामिल रहा। पिस्तौल और सारों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के पास अवैध देसी पिस्तौल मौजूद है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम ने छापेमारी की, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 विधि विरुद्ध बालक हैं और 1 महादेव कुमार
पिता सुरेश तांती जो साकिन अब्जूगंज सुल्तानगंज से है। महादेव कुमार के पास से एक देसी पिस्तौल और साथ में एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और जो 2 विधि विरुद्ध बालक हैं उनके पास से भी एक देसी पिस्तौल बरामद हुई है। तो इन लोगों को विधि सम्मत गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी सर कहाँ है? गिरफ्तारी अलग अलग जगह हुई है। जो बालक हैं उनके तो घर पे हुई है और जो महादेव कुमार है उसकी गिरफ्तारी जो एक निर्माणाधीन रोड है उसके पास से हुई है। इन लोगों के खिलाफ पहले आपराधिक इतिहास? हाँ, कुछ आपराधिक इतिहास है और आपराधिक इतिहास पता करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इनके जो आपराधिक इतिहास है ये महादेव कुमार का आपराधिक इतिहास है और भी क्या इनका इतिहास हो सकता है ये भी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सब जांच का विषय है। मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। छापामारी पर कौन लोग शामिल? छापामारी में हमारे साथ जो पहले तो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर मृत्युंजय साहब थे, उसके अलावा एसआई विष्णुदेव कुमार और प्रमोद कुमार और साथ में और भी अन्य टीम थी हमारी। तो कोई योजना बनाई जा रही थी क्या? ये सब जांच का विषय है। अभी तो ये सब अनुसंधान में पता चलेगा क्या योजना है। भागलपुर में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर महाचौधरी ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में गैस आपूर्तिकर्ता कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में गैस की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था और उपभोक्ताओं को होने वाली संभावित परेशानियों की विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान इंडियन ऑयल के क्षेत्रीय प्रबंधक रमन गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि भागलपुर में एलपीजी गैस की कमी नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में 1 दिन का बैकलॉग रहता है, लेकिन फिलहाल करीब 3 दिनों का बैकलॉग चल रहा है। उन्होंने बताया है कि आमतौर पर जिले में प्रतिदिन 10,000 सिलेंडर का स्टॉक रहता है, जबकि इस समय 18 से 20,000 सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उस पे मैं समस्त भागलपुर वासियों से अपील करता हूं कि हमारे भागलपुर जिले में गैस सिलेंडर की कहीं कोई कमी नहीं है। किसी भी प्रकार के अफवाह में न जाएं और किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं दें और गैस की आपूर्ति बिल्कुल होगी। पर्याप्त मात्रा में यहाँ गैस उपलब्ध है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो किसी भी प्रकार से जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं उसका कॉमर्शियल रूप में कहीं यूज़ नहीं किया जाए और हम लोग चप्पे चप्पे पे नज़र रखे हुए हैं। हमारे प्रखंड स्तरीय टीम है, अनुमंडल स्तरीय टीम है, रेडी है और हम लोग कहीं कोई होर्डिंग करने का प्रयास करते हैं तो उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पुनः अंत में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भागलपुर ज़िले में गैस की कहीं कोई किल्लत नहीं है, तो आम जनता बिल्कुल सहज रहें और यदि किसी प्रकार की उन्हें सूचना भी प्राप्त होती है तो हमें अवगत कराएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। मैं समस्त भागलपुर वासियों से अपील करता हूं कि हमारे भागलपुर जिले में गैस सिलेंडर की कहीं कोई कमी नहीं है। विधायक संजय वर्मा ने ली है रसद एवं प्रौद्योगिकी सभी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक। संदीप शर्मा ने ली। विधायक संदीप शर्मा ने तेल निर्यातक देशों में युद्ध के हालातों के चलते घरेलू एलपीजी गैस आपूर्ति के प्रबंधन के लिए शुक्रवार को टैगोर हॉल में रसद विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और विधायक संदीप शर्मा ने कहा है कि भले ही विश्व में युद्ध के हालातों में, लेकिन देश में आम जन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार निरंतर ईरान के सरकार के साथ बातचीत करे जिसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि देश में घरेलू एलपीजी उत्पादन के लिए जो कदम उठाए गए हैं उससे देश में कुल उत्पादन में 25% की बढ़ोतरी हुई है। विधायक संदीप शर्मा ने कहा है कि कुछ लोग अपने मतलब के लिए नकारात्मक माहौल बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोटा शहर में पहले जितने एलपीजी सिलेंडर आ रहे थे आज भी उतने ही आ रहे हैं और समस्या केवल ये है कि युद्ध की खबरों के चलते लोग डर और पैनिक करवा रहे हैं और बुकिंग के लिए अन्य गैस सिलेंडर बुक करवाते जा रहे। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि वन नेशन वन राशन योजना के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग योजना का लाभार्थी देश भर में कहीं भी राशन ले सकता है। ये अच्छी योजना है, लेकिन इसके कारण कुछ स्थानों पर तो गेहूं का अधिक उठाव हो जाता है। स्थानीय लाभार्थियों को गेहूं की लागत या फिर गेहूं उठाव नहीं मिल पाता है। ऊपर प्रशासन से भी तरह की जो दिक्कतें आई सिलेंडर की, मैं आपके माध्यम से पुनः कोटा की जनता से अपील करना चाहूंगा। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, डोमेस्टिक सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। अननेसेसरी पैनिक बुकिंग मत करिए। हमारे पास डोमेस्टिक सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं, आ रहे हैं और हम घर पे भेजने का प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं, इसलिए पैनिक बुकिंग मत करिए।
अपने आप घर पे पहुंच जाएगा। सर ग्राहक कह रहे हैं एजेंसी में 3 दिन चक्कर काट रहे हैं लेकिन सिलेंडर मिल नहीं क्यों काट रहे हैं चक्कर? सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो रही है। बुकिंग नहीं हो रही है तो मैंने आपको बताया ना, बुकिंग फ्रेश हो गई है। आप पहले बुकिंग कराएंगे तो ऐप कितना लोड ले रहा है, पूरे देश के अंदर ऐप ले रहा है। जहां मेरे यहाँ 500-600 की बुकिंग होती थी, 1700 की बुकिंग हो रही है। तो वो उन लोगों ने तो बुकिंग कराई होगी ना, तो वो बुकिंग कहाँ से हो रही है? बुकिंग तो हम लोग मैनुअल करा नहीं पा रहे हैं, ऐप से ही हो रही है। बुकिंग हो रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी गाड़ियाँ नॉर्मल कोर्स में जितनी सप्लाई आती थी उतनी सप्लाई हमारे पास आ रही है डोमेस्टिक की, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी डिमांड बढ़ गई है आप लोगों की? डिमांड एकदम से जो है पैनिक बुकिंग ये इसलिए हो गई है, करीब दुगनी ऑलमोस्ट बुकिंग आ रही है, तो उसको कैटर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कमर्शियल सिलेंडर के बारे में क्या कहें? कमर्शियल सिलेंडर के बारे में आज भी जो मीटिंग हुई है, हमने ऊपर प्रशासन से भी और राजनीतिक स्तर पर भी हमने कोशिश की है कि जो होटल्स और हॉस्टल्स के लिए तो उन्होंने अलाउ कर दिया है, इंस्टीट्यूट्स के लिए अलाउ कर दिया है, लेकिन जहाँ तक ये शॉपकीपर्स हैं, शॉप वेंडर्स हैं, मिठाई वाले हैं, इनके लिए अभी कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है। आगे जो व्यवस्था होगी उसको आप कमर्शियल सिलेंडर यूज हो रही है, वहाँ पे एलपीजी सिलेंडर एक करते वो बुला करेंगे तो हमने कहा आप एक करता बुला कर, तो मुझे भी पता नहीं ये कितना 48 का है, ये कितना 50 का है। मेरी तरफ तो 49.5 लोगों को कहते हैं एक करता मैं बुला के लेऊंगा, नहीं तो बुला के कहाँ से? तो ये विवाद होता है, इसका ये रास्ता निकला था कि इनका एक 1% वहाँ कैसे होगा जहाँ गाड़ी लोड हो रही है, और वो अपनी फिजल्स में वो गाड़ी को अपने सामने तोड़ करा के अपने साथ लेके जाएगा। दीपक जी, मेरा अनावश्यक रूप से एक वातावरण और माहौल बनाया गया है, जो एक मेरा मानना है कि जो केंद्रीय स्तर पर हमारी सरकार के प्रयास है, उन्होंने भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की है, और जो ईरान के राजदूत से भी जो बात हुई है, जो जल डमरू मध्य से जहाँ से कच्ची गैस आती है, जो गैस का आवागमन होता है, बहुत जल्दी इस विषय में भारत को पूरी तरीके से मुक्त किया जाएगा और आराम से वहां से आवागमन हमारी सरकार के द्वारा ऐसी बात कर ली गई है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए किसी प्रकार की समस्या का सामना देशवासियों को नहीं करना पड़ेगा, और कोटा वासियों को भी किसी भी प्रकार का दुविधा का, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को भी इस विषय में अवगत कराएंगे, और जो भी कोई समस्या आ रही है उन समस्याओं का डिपार्टमेंट जाके देखता नहीं है, वो दुकानों को चेक नहीं करता। बिल्कुल, विभाग से कहा है कि लगातार किसी प्रकार की इनकी शिकायत आए या किसी भी प्रकार से रेगुलरिटी में नियमितता से इनकी इंस्पेक्शन करे जाए, चाहे वो राशन कार्ड की दुकानें, हमारी राशन सप्लाई की दुकानें हो अथवा गैस एजेंसी। अच्छा सर, गैस को लेकर किस तरीके से जो काफी ज्यादा भीड़ जो है आजकल देखी जाती है, सिलेंडर हो चाहे राशन लोन ऑर्डर को लेकर ऐसा कोई लाइन ऑर्डर की अभी कोई स्थिति नहीं है। सभी जगह पूरे शहर में सभी जगह से फीडबैक लिया है। केवल कुछ व्हाट्सएप पे जो मैसेज चल रहे हैं वो बिना उसका वेरिफिकेशन के बहुत सारे लोग इसको सच मानते हुए इस पैनिक में कि कहीं हमारे पास सिलेंडर है तो भी कोई एक एक्स्ट्रा ले लें, इस तरह की स्थिति है। बाकी सप्लाई तो रेगुलर हो रही है। एक समस्या ये आई थी कि सर्वर पे बुक नहीं हो रहा है, तो सभी मीटिंग के दौरान सभी एजेंसीज को और रसद अधिकारी को भी एक बार रसद विभाग को भी बता दिया है कि भाई सभी एक अल्टरनेट रास्ता रखें कि अपना जो आउटलेट है वहां से बुकिंग हो जाए, अगर सर्वर डाउन हो तो फिजिकली बुकिंग, और बुकिंग भी हो रही है लगातार और सप्लाई भी हो रही है। हो सकता है इस पैनिक की वजह से डिमांड एकदम से शूट अप कई बार होती है जो वर्चुअल है, रियल नहीं है। अगर ऐसी है तो भी पहले आओ पहले पाओ की स्थिति के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। इसके अलावा एज सच कॉमर्शियल सिलेंडर पे रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन कोटा में जैसे कोचिंग संस्थान है और जो मेडिकल संस्थान है उनके अंदर किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन अभी है नहीं। वो जैसे ही वो देते हैं डिमांड उनकी पूरी हो रही है। जैसा कि काला बाजारी के लिए हम लोग डिकोय ऑपरेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करके रसद विभाग से। जो भी कोई सूचना आएगी, पब्लिक जो भी कोई सूचना देगी, पुख्ता सूचना दे, निश्चित रूप से हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे और जो कठोर से कठोर प्रावधान है कानून में उसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें न केवल उनका कैंसिल भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है, बल्कि उस पर हैवी पेनल्टी भी है। तो ये आम लोगों से अपील है कि
स्पेसिफिक अगर कोई आरोप है कि ये फला व्यक्ति कालाबाजारी करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, बिल्कुल उसकी रिकॉर्डिंग करें और उसको भेजें, रसद विभाग के पास भेजें, कंट्रोल रूम के पास भेजें, जिला कंट्रोल रूम, हमारे कंट्रोल रूम पे भेजें, हम कोऑर्डिनेट करके और रसद विभाग के साथ और फिर कार्रवाई करेंगे। ये केवल उसके ऊपर होगी कि एजेंसी पर भी कार्रवाई करेंगे? जो व्यक्ति इसमें लिप्त पाया गया उसके ऊपर कार्रवाई होगी। राशन और गैस की दुकान दोनों जगह काफी भीड़ है राशन वाले दुकान का तो मुख्य मुद्दा ये था कि पहले राशन डीलर 5-7-8 दिन हड़ताल में रहे, इस वजह से वो हो गया। उसके बारे में जो भी विधायक महोदय ने निर्देश दिया उसके अनुरूप कोशिश यही रहेगी क्योंकि एडिशनल एसपी साहब भी मौजूद रहे थे तो भीड़ का नियंत्रण वगैरह हो। और गैस की जो भीड़ वाली बात चल रही है वो अनावश्यक है। गैस की हमने जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी बना चुके हैं कलेक्टर साहब, हमारे स्तर भी हम प्रॉपर मॉनिटरिंग करा रहे हैं। जो हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे तकरीबन शहर की जितनी भी अपनी एजेंसी है और ग्रामीण की है उनका सबका चेक करा लिया है, सत्यापन करवा लिया है। घरेलू गैस की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब जो ये भीड़ वाली और जो स्थिति आपका जो प्रश्न है उसमें ये हो रहा है कि एक कंफ्यूजन है, लोगों के पैनिक हो रहे हैं। जो बुकिंग होनी चाहिए कि जो रेगुलर एक गैस एजेंसी के पास में 500 सिलेंडर की बुकिंग आती थी उसकी जगह उसके पास में 2500 की आ रही है और वो लोगों को लग रहा है जिसके पास एक सिलेंडर है कि मैं इसको पहले ही भरवा लूँ, भरा हुआ तब भी। और अब सरकार ने एक राइडर लगा दिया है कि आपने अगर सिलेंडर सपोज आज 10 तारीख को लिया तो तरह की जो खबर कोटा से है, जहां मोदी सरकार द्वारा रसोई गैस के दाम बढ़ाने और साथ ही कमर्शियल गैस की किल्लत और आमजन पर बढ़ती महंगाई के विरोध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम एवं देहात अध्यक्ष भानु प्रताप की संयुक्त तत्वाधान में आक्रोशित कांग्रेस जनों ने गुमानपुरा चौपाटी बाजार चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाकर विरोध जताया है। और साथ ही प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार को जमकर कोसा है। मोदी सरकार युद्ध की आड़ में रसोई गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाकर आमजन को लूट रही है। राखी गौतम ने कहा कांग्रेस, आपको बता दें कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 14 मार्च शुक्रवार को 4:30 बजे गुमानपुरा स्थित चौपाटी बाजार चौराहे पर मोदी सरकार द्वारा रसोई गैस के दाम बढ़ाने तथा कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत एवं महंगाई के विरोध में मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राखी गौतम एवं देहात अध्यक्ष भानु प्रताप की अगुवाई में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आक्रोशित कांग्रेस जनों द्वारा शुक्रवार को गुमानपुरा स्थित चौपाटी बाजार चौराहे पर 4:30 बजे नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हम तो कोटा से, कोटा में बाहर के बच्चे स्टूडेंट बहुत सारे आए हुए हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे। और गैस नहीं होने से बहुत सारे हॉस्टल व्यापारियों ने, हॉस्टल व्यवसायों ने हॉस्टल बंद कर दिए, बच्चों की डाइट कम कर दिए। और सन 1910 में वॉल्टर और स्टर्लिंग ने, जो एक साइंटिस्ट था अमेरिका वासी, उन्होंने 1910 में एलपीजी की एक आविष्कार किया था। और उसके बाद विश्व में दूसरा आविष्कार नरेंद्र मोदी जी ने किया था गटर से एलपीजी बनाने का। तो आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर गटर से गैस बनाई। हमने कोशिश करी कि गटर से गैस निकल जाए तो गैस की किल्लत कम हो, और वो हमारा प्रयास लगभग फेल हो गया। मोदी जी दोबारा बताएंगे इसके लिए और क्या करना पड़ता है, क्या प्लानिंग हम प्रदर्शन करेंगे, हम लोगों को जागरूक करते हैं। आज मोदी जी ने देश की महिलाओं को वहीं पहुंचा दिया, वापस चूल्हे पे जाओ, चूल्हा जलाओ, चूल्हे पर रोटी बनाओ। आज बड़ा कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी शहर ने और देहात में मिलकर बहुत उग्र प्रदर्शन किया है। देश कुल मिला के 50 साल पीछे चला गया है। जो 50 साल पहले देश के अंदर स्थिति थी जब औरतें चूल्हे से रोटियां बनाई करती थी, आज वही स्थिति वापस से आ गई है। मतलब अमेरिका ये बताएगा कि हिंदुस्तान को कब और कितना तेल देना है। हिंदुस्तान तय नहीं करेगा, ये अमेरिका तय करेगा। उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा कौन सी बात है जो मोदी जी इतना ज्यादा अमेरिका से दब रहे हैं। ईरान से आपके बहुत अच्छे संबंध थे, आपने अपने संबंध क्यों खराब करे? आज ईरान की तरफ से तेल आता है, आज कहीं और से तेल आता है तो आपको सस्ता तेल पड़ता है, और अब अमेरिका अपने को तेल देगा। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई पता नहीं है किस दिन तेल की किल्लत हो जाए और पेट्रोल पंप भी बंद हो जाए। किल्लत तो हुई, बहुत बुरी स्थिति है। ऐसी स्थिति हमने पहले कभी नहीं देखी। 55 साल की उम्र मेरी भी हो गई, पर ऐसी स्थिति हमने कभी भी नहीं देखी जो है 10-15 साल के अंदर देखने को मिलती। बीजेपी
बीजेपी हो बर्बाद, बीजेपी हो बर्बाद, बीजेपी हो बर्बाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, सारों को। देश के गद्दारों को गोली मारो, सारों को। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय। सरेंडर। गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। गैस के दाम कम करो। तो नाला को भी ले लीजिए, नाला से बनाओ। नाला से देश के प्रधानमंत्री बड़े वैज्ञानिक है। पीछे हट जाओ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे गैस के दाम कम। हाय 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 हाय। खबर अजमेर से है, जहां शहर में बढ़ती गैस की कीमतों और साथ ही गैस की किल्लत को लेकर जिला कांग्रेस और साथ ही अजमेर शहर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गैस संकट का तुरंत समाधान करने की मांग की है और साथ ही प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक विरोध भी जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के पुराने बयान का हवाला देते हुए नाले से गैस लेकर चूल्हा जलाने की कोशिश की और साथ ही वहां पर लेकिन चूल्हा नहीं जल सका। इसके बाद महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश और साथ ही कार्यालय के बाहर चूल्हा जलाकर रोटियां बनाई और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। अजमेर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की किल्लत और लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई बजट बिगाड़ दिया है। और ये चाहे डीजल की बात को लेकर हो, चाहे किसानों को एमएसपी देने की बात को हो या किसानों को 2022 में आय दुगनी करने की बात पर हो, और ये लगातार महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ रही है और सिलेंडर पर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है तो निश्चित तौर पर ये सीधा का सीधा मोदी सरकार का हमला जो गृहिणी है वो घर को चलाती है उस रसोई गैस पे करने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार के इस सत्ता से जाने का संकेत ये सिलेंडर लेकर आया है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज जो गैसों की उपलब्धता नहीं है, गैसों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ हमने आज धरना प्रदर्शन रखा है। और ये मोदी को कहा है कि या तो गैस उपलब्ध कराए, दाम घटाए, पेट्रोल डीजल की व्यवस्था करें, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम सड़कों पर उतरेंगे और जिस तरह से ये पूरे विश्वव्यापी पता लग गया है कि मोदी की कोई भी विदेश नीति नहीं है, वो केवल एक अमेरिका का ट्रम्प का पिट्ठू है, डरपोक है। मतलब उसे 1 महीने की मोहलत लेने के लिए हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, घुटने टेकने पड़ रहे हैं अमेरिका से कि हमें रशिया से पेट्रोल और डीजल लेने दो, क्रूड ऑयल लेने दो। मैं एक बार वापस आह्वान करता हूं और ये कहता हूं कि अगर गैस उपलब्ध नहीं हुई, गैस के दाम नहीं कम हुए, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए, महंगाई कम नहीं हुई, तो हम इसी तरह सड़कों पे उतरेंगे और जनता को राहत दिलाएंगे।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और साथ ही उनके साथ वहां पर अपने द्वारा उन्होंने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी की लाटपुरा पंचायत समिति के गांव में निकाली जा रही 4 दिवसीय जनहिताय जन सुखाय पदयात्रा की शुरुआत आज शुक्रवार को नयापुरा गांव से हुई है, जहां 40 डिग्री की तपती दोपहर में गांव की सड़कों पर पैदल घूमे और साथ ही मंत्री मदन दिलावर सुबह सवेरे 8 बजे कोटा स्थित अपने आवास से शीघ्र प्राचीन रंगबाड़ी बालाजी मंदिर पहुंचे और हनुमान जी महाराज के दर्शन कर वहां पर ढोक लगाई है और साथ ही बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर मंत्री दिलावर सीधे नया गांव पहुंचे और ग्रामीणों ने मंत्री मदन दिलावर का जोरदार स्वागत किया। पीएम श्री राम मावी और साथ ही डिजिटल लैब के अंतर्गत और बच्चों के कौशल को परखा गया। भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री आत्यानंद ने निवाई स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का विस्तृत और गहन निरीक्षण किया। इस फुल स्कैन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में विद्यालय की शैक्षणिक और तकनीकी व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा गया और निरीक्षण दल में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के उप निदेशक श्री मोहन गर्ग और साथ ही महेंद्र गर्ग सहित जिले के शिक्षा और अधिक लोग वहां पर उपस्थित रहे। खबर कोटा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कोटा स्थित वहां विशुद्धमती ट्रांसपोर्ट नगर स्थित विशुद्ध विज्ञ रत्नेत्र और साथ ही जलथालय में शुक्रवार को जैन परंपरा के अनुरूप श्रद्धा भक्ति के साथ संगीत में मां सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव और साथ ही सर्वाधिक दीक्षा पदात्री गणिनी आकर्षिका और साथ ही 105 विशुद्धमती माता जी तथा ब्राह्मण विद्या वाचस्पति और साथ ही वहां पर और लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रातः महावीर नगर प्रथम स्थित दिगंबर जैन मंदिर सफेद मंदिर में गुरुमा का मंगल विहार बैंड बाजों के साथ ग्रंथालय पहुंचा है, जहां मार्ग में महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। ग्रंथालय परिसर में श्रद्धालुओं ने विनय भाव से स्वागत किया और साथ ही पद प्रक्षालन और आरती के पश्चात संगीत में सरस्वती पूजन भी किया गया। इतनी अच्छी पुस्तकें, इतनी अच्छे विधान, इतनी अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ और हमारे आगम के अनुरूप जो जैन ग्रंथ की विशेषताएं हैं वो सब ग्रंथ इन्होंने लिखे हुए हैं। पूरे भारत में इनका प्रचार प्रसार होता है। मैं 2008 से इनको संभाल रहा हूँ और उसकी पूरी संख्या कितनी है, अब तक कम से कम 1 लाख पुस्तक तो मैं इंडिया में बेच चुका हूँ और अभी मेरे पास 75,000 पुस्तकें और हैं करीबन। एक एक किताब का हिसाब आज परम पूज्य गणनी यार का माता जी के पास रहता है। माता जी की जैसे आज्ञा होती है वैसे मैं इसको भेजने की व्यवस्था कराता हूँ और मुझे इसमें आत्मिक सुख भी मिलता है। मेरा परिवार सब माता जी का ऋणी है कि उन्होंने मुझे इस प्रकार का अवसर प्रदान किया। सर, ये पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय में कोई विशेषता क्या क्या है यहाँ पे? इस पुस्तकालय में जो हमारी विज्ञमती माता जी, परम पूज्य विज्ञमती माता जी, इन्होंने इतनी अच्छी विधान की किताब लिखी है सरल भाषा में सारे भगवानों के ऊपर, जिससे कि हमें जब पूजा करते हैं तो समझने में बड़ी आसान भाषा होने की वजह से आनंद आता है। हम चाहते हैं कि वो सारे जो भाषाओं में लिखी हुई है वो सब चीज़ें हम संभालने में और हम उनके अनुरूप बने, इस प्रकार की प्रयास करने की भावना होती है।
अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार टोगिया। खबर धौलपुर राजस्थान से है, जहां पर 29 मार्च को शाम 3 बजे निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संरक्षण में श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा समिति द्वारा आगामी 26 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली भव्य रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियों की समीक्षा को लेकर एक वाटिका में बैठक का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग ने बताया कि ढोला और झांकी, बैंड, डीजे इत्यादि चीजें यात्रा हेतु बुक कर दी गई है और शोभा यात्रा में शामिल होने वाली महिलाएं हेतु एक ड्रेस कोड के रूप में साड़ी रखी गई है, जो कि समिति द्वारा दी जाएगी। जो भी महिला शोभा यात्रा में शामिल हो, चाहे वहां अपना रजिस्ट्रेशन पूर्व में ही कराएं। शहर में जगह जगह भगवा गेट एवं ध्वज सजाए जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्पार्पण के साथ किया गया। वहीं शोभा यात्रा संरक्षक पूज्य महंत हनुमान दास जी महाराज ने नगरवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शोभा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया है। राजधानी रायपुर में जनजातीय और साथ ही वहां पर आपको बता दें कि रायपुर में जनजातीय समाज के 2 दिवसीय उत्सव आदि पर्व का रंगारंग शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी ने नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में किया। इस अवसर पर राज्य अंत्यावासी आयोग के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार बेहरा और साथ ही प्रमुख सचिव श्री सेनमणि बोरा सहित कई अधिकारी और साथ ही बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग मौजूद रहे। परंपरा से पहचान तक थीम पर आयोजित उत्सव में छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड के आदिवासी लोक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा सजे युवाओं ने रैंप शो के माध्यम से जनजातीय संस्कृति और साथ ही परंपराओं का शानदार प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम का समापन 14 मार्च को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और साथ ही आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम शामिल होंगे। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।